कई जगह से बच्चियों की कुंडलियां। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर भक्तों की गलियों तक अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है इंद्रेश उपाध्याय और उनकी शादी। कोई इस शादी को सनातन परंपरा की जीत बता रहा है तो कोई इसे दिखावा कह रहा है, कोई परिवार की खुशी में खुश है तो कोई सवालों की लिस्ट लेकर बैठा है। लेकिन इसी पूरे शोर के बीच एक ऐसी आवाज सामने आई जिसने इस मामले को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया। ये आवाज है खुद इंद्रेश महाराज के पिता की। इंद्रेश महाराज के पिता, जिन्हें लोग कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर कई बातें रखीं। उन्होंने न सिर्फ शादी का कारण बताया बल्कि दुल्हन के चयन से लेकर जयपुर में शादी क्यों हुई, वैदिक परंपरा क्यों अपनाई गई और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भी अपनी बात रखी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शादी इतनी चर्चा में क्यों आई। दरअसल 5 दिसंबर को जयपुर के ताज आमेर होटल में इंद्रेश उपाध्याय का विवाह हुआ। यह कोई साधारण शादी नहीं थी। देश भर से संत, महात्मा, कथावाचक, भागवताचार्य और आध्यात्मिक जगत की जानी मानी हस्तियां इस विवाह में शामिल हुईं। चारों तरफ मंत्रोच्चार, भजन, वेद पाठ और धार्मिक माहौल था। देखने वालों को लग रहा था कि ये कोई साधारण सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा धार्मिक आयोजन है। लेकिन जैसे ही इस शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए, सवालों की बाढ़ आ गई। पहला सवाल यही उठा कि जब इंद्रेश महाराज और उनका परिवार वृंदावन को इतना पवित्र मानता है, जब उनकी पहचान ही वृंदावन की कथाओं से बनी है, तो फिर शादी जयपुर में क्यों की गई, वो भी एक महंगे और लग्जरी होटल में। इस सवाल का जवाब देते हुए इंद्रेश महाराज के पिता ने कहा कि जयपुर कोई साधारण शहर नहीं है। बहुत से लोग इसे दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है जो सीधे वृंदावन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी जैसे कई विग्रह वृंदावन से ही जयपुर आए हैं। यानी जयपुर और वृंदावन के बीच एक गहरा आध्यात्मिक रिश्ता है। उन्होंने यह भी बताया कि जयपुर में उनके बहुत से भक्त रहते हैं। होटल ताज आमेर के मालिक भी बांके बिहारी जी के बड़े भक्त हैं और उन्होंने पूरे आयोजन में पूरी श्रद्धा से सहयोग किया। इसके अलावा इस शादी में कुछ विदेशी भक्त भी आने वाले थे। लगभग 10 से 15 लोग विदेशों से आए थे। उनके ठहरने, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए जयपुर ज्यादा उपयुक्त था। उनका कहना साफ था कि शादी जयपुर में इसलिए की गई ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी न हो। वृंदावन और जयपुर की दूरी भी ज्यादा नहीं है, इसलिए परिवार और श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकते थे। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोगों की राय कुछ और ही थी। कई लोगों ने कहा कि जयपुर में शादी इसलिए की गई क्योंकि वहां भव्यता दिखाई जा सकती थी। बड़े होटल, शाही इंतजाम, राजसी बारात, ये सब वृंदावन में शायद संभव नहीं होता। यही वजह है कि लोगों को शक हुआ कि ये शादी साधारण नहीं बल्कि एक शो ऑफ थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे इंद्रेश महाराज के परिवार ने सबसे ज्यादा महत्व दिया, वैदिक परंपरा। आज के दौर में शादियां एक इवेंट बन चुकी हैं। लाइट, कैमरा, डेकोरेशन, डांस, दिखावा, सब कुछ ज्यादा हो गया है। लेकिन इंद्रेश महाराज के पिता का कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि शादी पूरी तरह से वैदिक तरीके से हो। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन को दिशा देते हैं। विवाह भी उन्हीं संस्कारों में से एक है। अगर हम दुनिया को धर्म की बातें बताते हैं तो पहले खुद उन्हें अपनाना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने काशी, नासिक, वृंदावन जैसे स्थानों से विद्वान पंडितों को बुलाया। वेद विद्यालयों के आचार्य आए। मंडप को पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया। खास बात यह रही कि पूरे विवाह मंडप को गाय के गोबर से लीपा गया। यह सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए, लेकिन सनातन परंपरा में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। मंडप में चारों तरफ संत विराजमान थे। जगत गुरु, मंडलेश्वर, भागवताचार्य मौजूद थे। वृंदावन के प्रसिद्ध संत भी आए और उन्होंने लंबे समय तक वहां बैठकर आशीर्वाद दिया। इंद्रेश महाराज के पिता का कहना था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को एक अलग ही शांति और पवित्रता का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे असली वैदिक विवाह कैसा होता है यह देखने को मिल रहा हो। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हुई वो था दुल्हन का चयन। लोग पूछ रहे थे कि आखिर शिप्रा शर्मा कौन है, कैसे उनका रिश्ता तय हुआ, क्या यह अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज। इस पर इंद्रेश महाराज के पिता ने बताया कि जब उन्होंने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो करीब 58 रिश्ते आए थे। यह संख्या सुनकर बहुत से लोग चौंक गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है क्योंकि परिवार की पहचान और प्रतिष्ठा के चलते रिश्ते आते ही हैं। लेकिन हर रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कुछ शर्तें थीं। सबसे पहली शर्त, कुंडली का मिलान, गुण और ग्रह सही होने चाहिए। दूसरी शर्त, परिवार सात्विक हो, शुद्ध शाकाहारी हो और ब्राह्मण परंपरा से जुड़ा हो। तीसरी शर्त, लड़की संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो और भक्ति से जुड़ी हो। उनका कहना था कि जिस घर में बहू आए वहां भक्ति आए, शांति आए। जब शिप्रा शर्मा का रिश्ता आया तो कुंडली मिलाई गई। इसमें 33 गुण मिले जो बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। शिप्रा का परिवार हरियाणा के यमुनानगर से है।
उनके पिता हरेंद्र शर्मा पुलिस विभाग में उच्च पद पर रह चुके हैं और एक सम्मानित अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। शिप्रा का परिवार अक्सर वृंदावन आता जाता था। वहां उनका किराए का मकान भी था, यानी भरोसा पहले से मौजूद था। आचार्यों ने भी कहा कि यह रिश्ता शुभ है। इसके बाद परिवार ने सहमति दे दी। इंद्रेश महाराज के पिता ने कहा कि उन्हें एक सुशील, शिक्षित और भक्त बहू मिली है और यह सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। शादी के बाद जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी शादी, इतना खर्च, इतना दिखावा, क्या यह वही इंद्रेश महाराज हैं जो मंच से मोह माया से दूर रहने की बात करते थे? लोगों ने उनके पुराने वीडियो निकालने शुरू कर दिए। किसी वीडियो में वह कहते दिखते हैं कि शादी में जयमाला का रिवाज नहीं था। कहीं वह सादगी की बात करते हैं, लेकिन उनकी शादी की तस्वीरों में जयमाला भी दिखी, भव्य मंच भी दिखा और शाही इंतजाम भी दिखे। यहीं से विवाद ने आग पकड़ ली। कुछ लोगों ने कहा कि कथनी और करनी में फर्क है। अगर आप साधारण जीवन की बात करते हैं तो खुद भी वही अपनाइए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने उनका बचाव भी किया। उनका कहना था कि इंद्रेश महाराज कोई सन्यासी नहीं है, वह गृहस्थ हैं। उन्हें शादी करने का पूरा अधिकार है। भव्य शादी करना कोई अपराध नहीं है, परिवार की इच्छा भी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल था शिप्रा शर्मा का नाम और उनका अतीत। लोगों ने कहना शुरू किया कि शिप्रा शर्मा उनका असली नाम नहीं है। सोशल मीडिया, खासकर रेडिट पर कुछ पोस्ट सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि इंद्रेश महाराज की पत्नी का असली नाम शिप्रा बाबा है। यही नहीं, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि शिप्रा जी की पहले भी शादी हो चुकी है और अब यह दूसरी शादी है। जैसे ही यह बातें सामने आईं, इंटरनेट पर बवाल मच गया। कुछ लोगों ने इसे बहुत बड़ा खुलासा बताया तो कुछ ने इसे सिर्फ अफवाह कहा। लेकिन सच ये है कि जब तक परिवार की तरफ से कोई साफ बयान नहीं आता, तब तक लोग अपनी अपनी कहानियां बनाते रहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह नाम वाला विवाद शुरू कैसे हुआ। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें एक पुराना सोशल मीडिया अकाउंट मिला जिसमें शिप्रा बाबा नाम की प्रोफाइल थी। उस अकाउंट में कुछ पुरानी तस्वीरें भी थीं। उन तस्वीरों में एक महिला किसी युवक के साथ दिख रही थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। हाथों में चूड़ा था, कपड़े भी शादी जैसे थे। बस यहीं से लोगों ने मान लिया कि यह पहली शादी की तस्वीरें हैं। अब समस्या ये है कि इन तस्वीरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ये साफ नहीं है कि वो अकाउंट असली है या नकली। यह भी साबित नहीं हुआ कि वो तस्वीरें सच में शिप्रा शर्मा की ही हैं। लेकिन इंटरनेट पर इतना सबूत लोगों के लिए काफी था। इसके बाद एक और सवाल उठा, सरनेम का। लोगों ने कहा कि बाबा सरनेम आमतौर पर पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में मिलता है, जबकि शर्मा ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा होता है। तो फिर शादी के कार्ड में शिप्रा शर्मा क्यों लिखा गया? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है शिप्रा जी का मायका सरनेम बाबा हो और शादी के बाद उन्होंने पति का सरनेम अपना लिया हो। यह कोई नई बात नहीं है। भारत में लाखों महिलाएं शादी के बाद सरनेम बदलती हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस बारे में परिवार की तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। यही चुप्पी लोगों को और शक करने पर मजबूर कर रही है। अब दोस्तों, एक और चर्चा ने जोर पकड़ा, पहली शादी का मुद्दा। कई लोग कहने लगे कि अगर शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी तो इसमें गलत क्या है? आज के दौर में तलाक कोई अपराध नहीं है। बहुत से रिश्ते नहीं चलते और लोग नई शुरुआत करते हैं। अगर शिप्रा जी ने भी ऐसा किया है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर सच में ऐसा कुछ है तो इसे छुपाया क्यों जा रहा है? सोशल मीडिया पर लोग साफ कह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं, अगर लाखों लोग आपको आदर्श मानते हैं, तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है। छुपाने से बात और बिगड़ती है। कुछ यूजर्स ने यहाँ तक लिखा कि अगर परिवार पहले ही साफ कह देता कि हाँ, शिप्रा जी की पहले शादी हुई थी लेकिन अब वह अतीत में है, तो शायद इतना बवाल ही नहीं होता। अब दोस्तों, एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। कुछ लोगों ने दावा किया कि शिप्रा जी पहले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं। वह फैशन, लाइफस्टाइल और ट्रैवल से जुड़ी पोस्ट किया करती थीं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें थीं, रील्स थीं, फॉलोअर्स थे। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उनका पूरा सोशल मीडिया प्रेजेंस गायब हो गया। अब इस पर भी दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक सकारात्मक बदलाव है। शायद शिप्रा जी ने खुद फैसला किया कि अब उन्हें आध्यात्मिक जीवन अपनाना है। उन्होंने भौतिक दुनिया को छोड़कर कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना। अगर ऐसा है तो यह एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उनका सोशल मीडिया जानबूझकर हटवाया गया ताकि पुरानी तस्वीरें और पोस्ट सामने न आए और नई छवि बनाई जा सके। सच क्या है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार की तरफ से इस पर भी कोई बयान नहीं आया। दोस्तों, यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग खुद निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कोई आपको सही साबित करता है, कोई गलत, लेकिन नुकसान अंत में आपकी छवि का ही होता है। अब आते हैं एक और विवाद पर,
जिसने लोगों को और उलझन में डाल दिया। यह विवाद है प्री वेडिंग सेरेमनी का। वृंदावन में हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसी रस्में हुई। इन रस्मों में कई जाने माने चेहरे शामिल हुए। खासकर जया किशोरी जी की मौजूदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी। तस्वीरों में दिखा कि जया किशोरी जी ने इंद्रेश महाराज को मेहंदी लगाई, बलाएं उतारी और पूरे परिवार के साथ रस्मों में शामिल रहीं। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब आप खुद को आध्यात्मिक बताते हैं तो इतनी फैंसी रस्मों की क्या जरूरत है? क्या यह भी दिखावा नहीं है? लेकिन बहुत से लोगों ने इसका बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि ये रस्में हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। यह खुशी, अपनापन और परिवार के रिश्तों का प्रतीक है। जया किशोरी जी और इंद्रेश महाराज के परिवार के बीच पुराना संबंध है। दोनों एक ही आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं। ऐसे में उनका शामिल होना बिल्कुल सामान्य बात है। हालांकि दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी उड़ी थी कि जया किशोरी और इंद्रेश महाराज की शादी हो सकती है। लेकिन अब यह साफ हो गया कि वह सिर्फ अफवाह थी, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। अब दोस्तों, एक और सवाल उठा शादी में बुलाए गए संतों को लेकर। कुछ लोगों ने ध्यान दिया कि शादी में ऐसे संत और कथावाचक भी शामिल हुए जिन पर पहले से विवाद चल रहे हैं। किसी पर आरोप हैं, किसी के खिलाफ केस चल रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसे लोगों को मंच क्यों दिया गया? कुछ लोगों का कहना है कि जब आप एक सार्वजनिक और बड़े स्तर का आयोजन करते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए कि कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी भी आपकी छवि को प्रभावित करती है। वहीं दूसरी तरफ यह तर्क भी दिया गया कि परिवार शायद इन विवादों से पूरी तरह अवगत न हो, या उन्होंने यह सोचा हो कि धार्मिक कार्यक्रम में सबका स्वागत है और व्यक्तिगत विवाद अलग विषय हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बात बार बार सामने आ रही है। इंद्रेश महाराज की उम्र, वह अब भी सिर्फ 28 साल के हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, इतनी लोकप्रियता और इतनी भव्य शादी। लोग पूछ रहे हैं कि आगे चलकर उनका जीवन किस दिशा में जाएगा। क्या वह धीरे धीरे सादगी की ओर बढ़ेंगे या यही भव्यता उनकी पहचान बन जाएगी? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इंद्रेश महाराज एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। युवा कथावाचक, भव्य जीवन शैली, लग्जरी शादियां और हाई प्रोफाइल इवेंट्स। इससे आम भक्तों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आध्यात्मिकता और भौतिकता साथ साथ चल सकती है? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि इंद्रेश महाराज और शिप्रा जी एक दूसरे को पहले से जानते थे। शिप्रा जी को कई बार इंद्रेश महाराज की कथाओं में देखा गया था। कुछ लोगों का कहना है कि वह नियमित रूप से कथाओं में शामिल होती थीं, आगे की पंक्ति में बैठती थीं और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। अब दोस्तों, यहाँ पर कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर लोग जोड़ घटाव करके अपनी कहानी बना लेते हैं। किसी ने लिखा कि यह अरेंज मैरिज नहीं बल्कि प्रेम विवाह है, जिसे समाज के सामने अरेंज मैरिज बताकर पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ परिवार का कहना है कि यह पूरी तरह से अरेंज मैरिज है। रिश्ते आए, कुंडली मिली, आचार्यों से सलाह ली गई और फिर शादी तय हुई। लेकिन क्योंकि परिवार की तरफ से कोई विस्तृत सफाई नहीं आई, इसलिए दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह लव मैरिज भी है तो इसमें गलत क्या है? आज के दौर में प्रेम विवाह कोई अपराध नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब बातों को छुपाया जाता है या आधा सच बताया जाता है। यही बात लोगों को खटक रही है। दोस्तों, अब जरा इंद्रेश महाराज की लोकप्रियता की बात करते हैं, क्योंकि इसी से यह पूरा मामला और बड़ा बन गया। इंद्रेश महाराज बहुत कम उम्र में ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही श्रीमद् भागवत कंठस्थ कर ली थी। 12 से 13 साल की उम्र में ही वह कथा सुनाने लगे थे। उनकी आवाज में मिठास है, बोलने का तरीका सरल है और भजन गाने का अंदाज युवाओं को खूब पसंद आता है। खासकर राधा राधा और राधा गौरी जैसे भजन उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर उनकी कथाओं के वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। देश विदेश में उनकी कथाएं होती हैं। जब इतनी लोकप्रियता होती है तो जाहिर सी बात है कि आमदनी भी अच्छी होती है। कथा के लिए पारिश्रमिक मिलता है, यूट्यूब से कमाई होती है, कार्यक्रमों से आमदनी होती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली टकराव यहीं से शुरू होता है। लोग कहते हैं कि जब आप मंच से मोह माया, सादगी और त्याग की बातें करते हैं तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका निजी जीवन भी उसी सोच को दिखाए। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा होती है। इसी वजह से इंद्रेश महाराज की भव्य शादी लोगों को खटक गई। कई यूजर्स ने लिखा कि अगर शादी साधारण तरीके से होती तो शायद कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जब हाथी घोड़े, शाही बारात, लग्जरी होटल और करोड़ों के खर्च की बातें सामने आईं तो लोगों को लगा कि कथनी और करनी में फर्क है। कुछ पुराने वीडियो भी वायरल किए गए जिनमें इंद्रेश महाराज कहते नजर आते हैं कि शादी में ज्यादा दिखावा नहीं होना चाहिए। जयमाला का रिवाज भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की शादी में जयमाला हुई, मंच सजा, फूलों की बारिश हुई। अब दोस्तों, यहाँ भी दो धड़े बन गए। एक धड़ा कहता है कि यह दोहरा मापदंड है। अगर आप दूसरों को सादगी का उपदेश देते हैं तो खुद भी वही अपनाइए।
वरना उपदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं। दूसरा धड़ा कहता है कि इंद्रेश महाराज कोई साधु या सन्यासी नहीं है, वह गृहस्थ हैं। शादी करना, खुशी मनाना, परिवार की इच्छा पूरी करना उनका अधिकार है। शास्त्रों में भी गृहस्थ जीवन को महत्व दिया गया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हो सकता है यह पूरी व्यवस्था परिवार ने की हो, न कि खुद इंद्रेश महाराज ने। कई बार परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी भव्य तरीके से करना चाहता है। दोस्तों, यह बहस सिर्फ इंद्रेश महाराज तक सीमित नहीं है। यह बहस हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जो सार्वजनिक मंच से नैतिकता और सादगी की बातें करता है। आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। पहले किसी की निजी जिंदगी उसके घर की 4 दीवारों तक सीमित रहती थी, लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, अगर आपकी लाखों की फैन फॉलोइंग है, अगर लोग आपको आदर्श मानते हैं, तो आपकी निजी जिंदगी भी लोगों की नजरों में होती है, खासकर तब जब आप धर्म और नैतिकता की बातें करते हैं। इंद्रेश महाराज और उनका परिवार यह बात शायद समझ नहीं पाया कि चुप रहना हर बार सही रणनीति नहीं होती। जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना जरूरी हो जाता है, वरना अफवाहें सच की जगह ले लेती हैं। अगर शिप्रा जी के नाम या सरनेम को लेकर कोई भ्रम है तो उसे साफ किया जाना चाहिए। अगर उनकी पहले शादी हुई थी तो उसमें कोई अपराध नहीं है। आज के समय में तलाक या दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं मानी जाती, लेकिन छुपाने से वही बात बड़ी बन जाती है। दोस्तों, लोग इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ आधा सच साझा किया जा रहा है। अब दूसरी अहम बात है कथनी और करनी का तालमेल। यह विवाद सिर्फ एक शादी को लेकर नहीं है, यह उस सोच को लेकर है जो समाज में आध्यात्मिक लोगों से जुड़ी होती है। जब कोई मंच से सादगी, त्याग और मोह माया से दूर रहने की बात करता है तो लोग स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि उसका जीवन भी उसी दिशा में होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को निराशा होती है। यही निराशा गुस्से में बदलती है और फिर सोशल मीडिया पर विवाद खड़े होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भव्य शादी नहीं कर सकता। हर इंसान को अपनी खुशी मनाने का अधिकार है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको यह भी सोचना पड़ता है कि आपकी हर एक हरकत को लोग किस नजर से देखेंगे। इंद्रेश महाराज की शादी अगर थोड़ी सादगी से होती तो शायद यह मामला इतना बड़ा ही नहीं बनता। अब तीसरी बात, सोशल मीडिया का असर। आज सोशल मीडिया जज बन चुका है। बिना पूरी जानकारी के लोग फैसला सुना देते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ पुराने वीडियो और कुछ रेडिट पोस्ट, बस इन्हीं के आधार पर लोग चरित्र, नियत और सच्चाई तय करने लगते हैं। यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गलत भी होती हैं। फोटो एडिट हो सकती हैं, अकाउंट फर्जी हो सकते हैं, कहानियां गढ़ी जा सकती हैं। इसलिए हर वायरल बात को सच मान लेना भी गलत है। लेकिन दोस्तों, जब परिवार या संबंधित व्यक्ति चुप रहते हैं तो सोशल मीडिया की बातें ही सच लगने लगती हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले इंद्रेश महाराज या उनके परिवार को एक साफ और स्पष्ट बयान देना चाहिए। मीडिया के सामने आकर या एक वीडियो जारी करके सभी मुख्य सवालों का जवाब दिया जा सकता है, जैसे शिप्रा जी का असली नाम क्या है, सरनेम बदलने की कहानी क्या है, पहली शादी के दावे सच हैं या झूठ, शादी की भव्यता, परिवार की इच्छा थी या खुद का फैसला। इन सवालों के जवाब देने से ही अफवाहों पर ब्रेक लगेगा। दूसरी बात, अगर वाकई कुछ बातें छुपाई गई हैं तो उन्हें स्वीकार करना ही बेहतर है। इंसान गलती करता है, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन गलती मान लेना और आगे बढ़ना ही परिपक्वता है। तीसरी बात, अगर यह सब झूठी अफवाहें हैं तो कानूनी कार्रवाई भी एक विकल्प हो सकती है। इससे एक संदेश जाएगा कि बिना सबूत किसी की छवि खराब करना ठीक नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले से समाज को भी एक सीख मिलती है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति भी इंसान ही होता है, उसके भी परिवार होते हैं, इच्छाएं होती हैं, कमजोरियां होती हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति खुद को मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता है तो उससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब अंत में एक सवाल, क्या यह विवाद हमेशा चलेगा? नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद यह मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। सोशल मीडिया किसी नए मुद्दे में उलझ जाएगा, लेकिन यह विवाद इंद्रेश महाराज की छवि पर एक निशान जरूर छोड़ जाएगा। अब यह उन पर निर्भर करता है कि वह इस निशान को कैसे मिटाते हैं। या तो वह पारदर्शिता और सादगी का रास्ता अपनाएं या फिर समय के भरोसे सब कुछ छोड़ दें। इतिहास गवाह है कि जो लोग समय रहते सच बोल देते हैं वही लंबे समय तक सम्मान पाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। यह कहानी है सार्वजनिक जीवन की, जिम्मेदारी की और विश्वास की। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंद्रेश महाराज के पिता द्वारा कही गई बातें सिर्फ विवाद को शांत करने की कोशिश थीं, या फिर सोशल मीडिया ने इस मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया? क्या आपको लगता है कि परिवार को खुलकर सामने आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह पूरा नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही जमीन से जुड़ी सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।